नमस्कार मित्रों, आज गणित की इस पहली श्रृंखला में हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को देखेंगे। आज से गणित का आपका क्लास प्रारंभ हो गया है। सीरियल वाइज यहाँ पर हम लोग कक्षाओं को देखेंगे। पहला पॉइंट है आपका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे इस प्रकार से गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। अगला है आपका पूर्ण संख्या। वैसी संख्याएं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक विद्यमान होती हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होंगी और अनंत तक जाएंगी, ऐसी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में शून्य लगा देने पर वह पूर्ण संख्या में परिवर्तित हो जाती है। तो प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से प्रारंभ हो रहा था, जबकि पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है? 0 से। तो ये दोनों में अंतर है, आप लोग याद रखिएगा। पूर्ण संख्या हमेशा 0 से प्रारंभ होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होता है। अगला है सम संख्या। सम संख्या को देखेंगे। कोई भी पूर्णांक संख्या जिसे 2 से पूर्णतया विभाजित किया जाता है वह सम संख्या कहलाती है। कोई भी पूर्णांक होगा, अगर वो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है तो वो आपका सम संख्या कहलाएगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से ये सभी सम संख्याएं हैं। कोई बड़ी संख्या दी हुई है, मान लीजिए 3, 7, 8, 5, 2 इस प्रकार से कोई संख्या दी हुई है और कहा जा रहा है कि ये सम संख्या है कि नहीं, तो हम लोग लास्ट में केवल देखेंगे। अगर 2, 4, 6, 8 और 0 हमें लास्ट में मिल जाता है, अंत में मिल जाता है, तो यहाँ पर देख करके हम लोग जान लेंगे कौन सी संख्या सम संख्या है। आगे है आपका विषम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इस प्रकार से ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर एक से दूसरी विषम संख्या पे हम लोग जाएंगे तो देखते हैं 2 का अंतर है। उसी प्रकार से सम में भी एक से दूसरे सम संख्या पर जाएंगे तो 2 का अंतर हमें देखने को मिलता है। तो अगली विषम संख्या अगर ज्ञात करने के लिए कहते हैं, कोई विषम संख्या दी हुई है उसमें 2 जोड़ देने पर हमें अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से किसी संख्या के अंत में अगर 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्याएं हमें दिखती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्या वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। कोई भी संख्या होगी, अगर स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो रही है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो 4 आपका, 6, 8, 9, 10, 12 ये सभी भाज्य संख्याएं आपकी कहलाती हैं, क्योंकि ये स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित होगी। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितनी है? 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या हम लोग 2 नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कहाँ पर आती है? आपकी 4 आती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है अभाज्य संख्या। वह संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ये सभी अभाज्य संख्याएं आपकी हैं, ये अन्य किसी से नहीं कटती हैं। यहाँ पर 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो जो संख्या किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कहीं पर पूछता है तो भी हम लोग कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे, क्योंकि एक को ना तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया है और ना अभाज्य की श्रेणी में। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? आपकी 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपकी 2 है। ये ध्यान रखेंगे। अगला है आपका पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य। ये कुछ नोट्स आपके दिए गए हैं। जो भी पूर्णांक हैं वो आपके 3 प्रकार के होंगे, ऋणात्मक, धनात्मक और आपके शून्य।
कहीं पर भी जब आप रेखा देखते हैं यहाँ 0 होता है तो इसके दाईं तरफ कुछ सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं, इसकी बाईं तरफ जो होता है वो सभी हमारे ऋणात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं। इस प्रकार से पूर्णांक आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगला पॉइंट है आपका 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम लोग देखेंगे 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं तो वो बताया जा रहा है आपका कुल 15 अभाज्य संख्याएं हमें देखने को मिलती हैं। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगला है आपका 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक अगर देखेंगे तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं मिलती हैं हमें? 25 अभाज्य संख्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद करिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपका डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं या 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 50 तक आपके 15 और 100 तक आपके 25। ठीक है। अगला है, ये भी आपके प्रश्न में बहुत बार पूछा जाता है कि पाई जो है वो क्या है, परमेय है कि अपरमेय। तो आप यहाँ ध्यान देंगे सभी चिन्ह, जैसे पाई हो गया आपका, जी हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, बीटा इस प्रकार से लिखा जाता है आपका। तो ये सभी जो हैं ये अपरमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरमेय होती हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि पाई या कोई भी इस प्रकार से गणित आपके बीजगणितीय चिन्ह अगर आते हैं तो वो सभी आपके अपरिमेय होते हैं। आपका यहाँ से प्रश्न प्रारंभ होता है। प्रश्न है, यदि संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 रहता है, यदि उसी संख्या को 24 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। हमारी कोई संख्या है, उसको हम लोग 2736 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आ रहा, 75। तो उस संख्या को अगर हम लोग 24 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना है, 75 में हम लोग 24 का भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो 24 दिया आपका हो जाएगा 72 और यहाँ पर शेष आपका आ जाएगा 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 3। जो भी शेषफल यहाँ पर दिया हो और उसी शेषफल में अगली संख्या से हम लोग भाग देते हैं, जितना आता है वही हमारा आंसर होता है। अगला है, गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। यदि उनके कुल अंक 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने हैं। यहाँ पर 5 उम्मीदवारों के अंकों को जोड़ के बताया गया है कितना है, 185 है। तो वो जो पूर्णांक हैं वो लगातार विषम संख्याएं हैं। तो अगर हम 5 से 185 में भाग दे देते हैं तो बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर करेंगे तो आपका आ जाएगा 37। ये तो आ गया आपकी बीच की संख्या। जब बीच की संख्या आपका कितना आ गया, 37। अब इसके अगर आगे चलते हैं तो दो दो घटाते हुए चलेंगे तो अगली दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। इसके पीछे जाएंगे तो 2 जोड़ते जाएंगे तो अगली हमें विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। तो सबसे उच्चतम या सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो कितना आ जाएगा आपका, 41, 41 यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको निकालेंगे। अगला है आपका, ये कुछ श्रृंखलाएं दी हुई हैं जिनका गुणा करना है और गुणा करके बताना है कि इकाई के स्थान पर क्या अंक हमें प्राप्त होगा। तो इकाई के स्थान के अंक को ज्ञात करने के लिए सबको गुणा नहीं करना है, हमें पहले ये देख लेना है कि अगर हमें उस श्रृंखला में कहीं पर भी 5 या कोई सम संख्या दिख जाए तो उस अंक में 0 आना, इकाई का अंक क्या होगा, 0 आना तय हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका अंत में 5 है और यहाँ पर आपको एक सम संख्या 8 के रूप में क्या होती है, मिल जाती है। तो स्पष्ट हो गया कि इकाई का अंक क्या होगा आपका, 0 होगा, 0 होगा, इसलिए V आपका सही हो जाएगा। आगे है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 729, 901 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और 5 होगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे हम लोग 729 और 901 में भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 9 और 5 बचे।
तो ऐसी संख्या को ज्ञात करने के लिए पहले जितना शेषफल बचता है उन संख्याओं से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 729 में से 9 घटाएंगे, आपका आ जाएगा 720। फिर 901 में से कितना घटाना है, 5 घटाना है, तो आपका आ जाएगा 896। 896 और 905 का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो आपका आ जाएगा 16। यही सबसे बड़ी संख्या होगी जो इनको विभाजित करेगी, ठीक है। और इनको विभाजित करने पर अगर इन संख्याओं को देखेंगे तो इन्हें विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल हमारा 9 और 5 होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा इस 16। लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? पीछे ही हमने इसकी चर्चा की थी कि लघुत्तम अभाज्य संख्या की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2, क्योंकि एक को ना तो भाज्य संख्या की श्रेणी में रखा गया है और ना ही अभाज्य संख्या। अगला है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? जब संख्या को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना आता है, 3 आता है। कहा जा रहा है कि उस संख्या के वर्ग को वर्ग में अगर हम लोग 5 से भाग देते हैं तो वर्ग में तो हम लोग शेषफल का भी क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। शेषफल हमारा कितना आया है, 3 आया है, तो 3 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा, 9। अब इस 9 में क्या करेंगे हम लोग, 5 से भाग दे देंगे। तो 9 में जब 5 से आप भाग देंगे तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा, 4। तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। उसी प्रकार से हम लोग वहाँ पर वर्ग आया था तो शेषफल का वर्ग किए, यहाँ पर 2 से गुणा कर रहा है n में, तो शेषफल में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 8। अब 8 में कितने से, 6 से भाग दे देंगे, तो 6 से विभाजित कर रहा है तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा, तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, इस प्रकार से ये श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।